मनुष्य का स्वाभाविक गुण है स्वर्ग की अभिप्सा। तो स्वर्ग यानी क्या? स्वर्ग का अर्थ है जो प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, जो यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक अनुकूलताएं हैं, तो वह जो है स्वर्ग है। तो स्वर्ग जो है हमें निर्मित करना पड़ेगा। प्रकृति जो है वह अपने आप को संवारती रहती है। जहाँ पर मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं है, उन जगहों में हम जाएं तो वो लगता है कि वो स्वर्ग जैसी जगह हैं। हिमालय के कुछ ऐसे अछूती जगह हैं, वहाँ आप जाएंगे तो लगेगा कि यह तो स्वर्ग है। तो स्वर्ग वहाँ पर है जहाँ मनुष्य का हस्तक्षेप कम है। जहाँ मनुष्य का हस्तक्षेप ज़्यादा है वहाँ पर जो है नर्क बन गया है। नर्क हमने बनाया हुआ है, नर्क हमारा विनिर्माण है। शहरों में देखिए क्या गंदगी है, बज बजाती हुई नालियाँ, बदबू, गर्मी, तरह तरह के उपद्रव सारे जो है मनुष्य के बनाए हुए हैं। कितना पॉल्यूशन है, कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, सब मनुष्य का हस्तक्षेप जहाँ जितना है वहाँ पर जो है नर्क बन गया है। और जहाँ पर मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं है, कम से कम हस्तक्षेप है, वहाँ पर स्वर्ग है। तो स्वर्ग जो है, समझदार मनुष्यता हम किसे कहेंगे? जो स्वर्ग की परिस्थितियाँ बनी रहने दे, मतलब वह प्रकृति में हस्तक्षेप कम से कम करेगा तो वहाँ जो है स्वर्ग जैसी परिस्थितियाँ बनी रहेगी। वहाँ की प्रकृति सौम्य होगी, सुंदर होगी, अनुकूल होगी, वहाँ तरह की समृद्धताएँ होंगी। और हम जो है, जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने गाँवों का जीवन देखा है, वह जो है स्मृतियों में याद करते हैं कि हम गाँव में जंगलों में जाया करते थे, कितना सुंदर था, कितना आनंदपूर्ण था। तो वह सुंदर और आनंदपूर्ण जंगल जो है और वहाँ पर प्रकृति का सानिध्य जो है वह बहुत ज़्यादा आनंद देता था। आज हम वर्चुअल आनंद के चक्कर में पड़ गए हैं। ये जो टेलीकॉम की जो क्रांति हुई है, जो संचार की क्रांति हुई है, जो टेक्नोलॉजी की क्रांति हुई है, इसमें हम जो एक वर्चुअल वर्ल्ड के चक्कर में फंस गए हैं और प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और प्रकृति के विनाश में जो है हम संलग्न होते जा रहे हैं। हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, हमें प्रकृति से प्रेम करने की ज़रूरत है, प्रकृति से साहचर्य करने की ज़रूरत है। आओ प्रकृति से प्रेम करें। सनातन धर्म के उदाहरणों को हम देखें तो वहाँ जो है प्रकृति से प्रेम सिखाया गया है। प्रकृति पूजक धर्म रहा है सनातन। पेड़ों की पूजा, पत्थरों की पूजा, पहाड़ों की पूजा, चंद्रमा की पूजा, सूर्य की पूजा, और उनकी पूजा में दूब, फूल वगैरह का समावेश, हर दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ प्रकृति की पूजा है। बहुत सारे जीव जंतुओं की भी पूजा है। कौवों को रोटी खिलाना, चिड़ियों को रोटी खिलाना, गाय को रोटी खिलाना, कुत्तों को रोटी खिलाना, प्रकृति के सभी आयामों में। जलचरों को दाने डालना, जलचरों से प्रेम करना, उनको दाना खिलाना, नभचर पक्षियों को जो है दाने देना, उनके लिए पानी के सकोरे लटकाना ताकि उनको जो है गर्मी के दिनों में पानी मिल जाए। तो सनातन धर्म में हमने देखा है कि वो जो प्रकृति से प्रेम सिखाता है। लेकिन हम और भी कहीं बाकी जगहों पर देखें तो प्रकृति से प्रेम तो रहेगा ही रहेगा, चाहे वो कोई भी माइथोलॉजी हो। यदि वह ध्यान साधना, परमात्मा या आंतरिक सत्यों की बात करती है तो वहाँ पर जो है प्रकृति से प्रेम जो है अनिवार्य रूप से रहेगा ही रहेगा। प्रकृति से के प्रेम के माध्यम से ही हम परमात्मा के निकट जाते हैं। अब यही कहा भी जाता है ना कि प्रकृति से यदि प्रेम कम है तब जो है आपको फिर दूसरे विकल्पों की ज़रूरत पड़ती है कि आपको जो है मंदिर बनाने पड़ेंगे, मस्जिद बनानी पड़ेगी, फलानी बनानी पड़ेगी, उसमें ज़्यादा समय देना पड़ेगा। क्योंकि आपको प्रकृति से प्रेम नहीं है। प्रकृति तो परमात्मा का सिंबल है, प्रकट सिंबल है, जीवंत सिंबल है। तो यदि प्रकृति से आप प्रेम करते हैं तो विस्मित होते हैं, क्योंकि प्रकृति जो है नित्य नहीं है, नूतन है, उसमें भव्यता है। और प्रकृति से प्रेम करने का अर्थ और क्या है? जैसे हम सनातन की ही बात देखें, क्योंकि हम भारतवर्ष में रह रहे हैं और यहाँ पुराना जो धर्म है सनातन है, तो वहाँ हम देखते हैं कि हिंदू माइथोलॉजी में जो लोग थे, जो ऋषि मुनि थे, साधक थे, वो जंगलों में रहा करते थे। जंगलों में रहकर वहाँ साधना करनी और जीने का तौर तरीका बड़ा सीधा साधा था। मतलब वहाँ जो है उपभोक्तावादी मानसिकता नहीं थी। छोटे घरों में रहना, कोई फर्नीचर नहीं, कोई कुछ नहीं, बस मिट्टी के चबूतरे बने हुए हैं, पेड़ों के नीचे चबूतरे बना दिए, उसमें बैठे हुए हैं। तो प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाना और प्रकृति
से प्रेम करना। प्रेम करने का अर्थ है कि उस अपने अपने आप को उसका हिस्सा माना। आप माँ से प्रेम करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि मैं उसका हिस्सा हूँ, कहीं जुड़ा हुआ हूँ, अलग नहीं मानते, एक वननेस में है, इसलिए आप माँ से प्रेम करते हैं। अब वही प्रकृति से हम प्रेम करते हैं। वही माइथोलॉजी की फिर बात करें सनातन की, तो प्रकृति को माँ कहते हैं, धरती को माँ कहते हैं, और जो भी पंचतत्व हैं उनको देव की तरह पूजते हैं, सूर्य चंद्रमा को देवता की तरह पूजते हैं, पहाड़ों नदियों की पूजा करते हैं। तो वो माइथोलॉजी तो बड़ी प्योर रही है, लेकिन उसी माइथोलॉजी वाले क्षेत्र में ये क्या हो गया, जो नदियों को पूजा करने वाले लोग हैं वहाँ की नदियाँ बहुत गंदी हैं, और जहाँ नदियों को नहीं पूजा जाता है वहाँ की नदियाँ स्वच्छ हैं। ये हो क्या रहा है? जिन पेड़ों की पूजा की जाती है उन पेड़ों को काटा जा रहा है, वो पेड़ लगातार कटते जा रहे हैं। तो कहाँ कौन सी खामी हो रही है? क्या हम जो है इस माइथोलॉजी के विज्ञान को हम नहीं समझ पा रहे हैं? हम अपने आप को विकसित कर रहे हैं कि हम लगातार विकसित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास नॉलेज बढ़ता जा रहा है, ज्ञान बढ़ता जा रहा है, हम बेहतर होते जा रहे हैं। तो ये हमारी बेहतरी क्या यही है? हमारे ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है इस प्रकार से कि क्या सचमुच में हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं या फिर अज्ञान की दिशा में बढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रकृति के साहचर्य से ही जीवन संभव है, हम प्रकृति का हिस्सा हैं, प्रकृति से अलग नहीं हैं। यदि हम प्रकृति का ज़्यादा दोहन करेंगे, ज़्यादा विनाश करेंगे, तो फिर जो है प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, प्रकृति अपना संतुलन बनाएगी। तो वह हिस्सा जो दूसरे हिस्से को डिस्टर्ब कर रहा है, प्रकृति का वह हिस्सा मनुष्य जो दूसरे अवयवों को दिक्कत पैदा कर रहा है, तो इसे जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, मिनिमाइज कर दिया जाएगा। इसकी संख्या ज़्यादा हो रही है, इसलिए समस्या हो रही है। और मनुष्य की जनसंख्या जैसी कम होगी तो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो प्राकृतिक आपदाएं आए, तरह तरह की बीमारियां आए, महामारियां आए, भूकंप आए, आंधी तूफान आए, कुछ भी आए, मनुष्य मरेगा तो समस्या खत्म हो जाएगी कि मनुष्य ही समस्या है। मनुष्य वह जो प्रकृति का हिस्सा है जो बाकी दूसरे हिस्सों पर राज करना चाहता है। यहाँ राज वाला कोई सिस्टम प्रकृति के पास है नहीं, प्रकृति के पास साहचर्य वाला नियम है। तो साहचर्य जो है, साहचर्य को सीखना पड़ेगा। साहचर्य को हम नहीं सीखेंगे तो संभव नहीं, और साहचर्य प्रेम के बगैर हो नहीं सकता। तो हमें प्रेम सीखना पड़ेगा, प्रकृति से हम प्रेम करें। प्रकृति से प्रेम करने से आनंद मिलता है। अब किसी से पूछा जाए कि आप जो है आनंद मनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? बोले पिकनिक करने जाएंगे, हिल स्टेशन पर जाएंगे, नदी किनारे जाएंगे, जहाँ पर भी आता है कि मज़ा करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो फिर बात ये आती है कि हमें किसी हिल स्टेशन में जाएंगे, किसी प्राकृतिक जगह पे जाएंगे, किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे। तो हम प्रकृति के पास जा कर के अच्छा महसूस करते हैं। प्रकृति, पेड़ पौधे, पहाड़, जंगल, जहाँ साफ़ सुथरा हो, अच्छा हो, अच्छी वायु हो, शुद्धता हो, वहाँ हम अच्छा महसूस करते हैं। और दूसरी तरफ जो है हम पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं, हम पेड़ों को काट रहे हैं, हम नदियों को दूषित कर रहे हैं, हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा केमिकल्स का प्रयोग बढ़ा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ इतनी लग रही हैं और उसमें से इतना धुआं निकल रहा है। तो भाई फैक्ट्रियाँ बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इतनी आबादी है, तो उसके लिए कैसा होगा? पेड़ों को काट के जो है उस जगह पे मकान बनाना ज़रूरी है। इतनी आबादी बढ़ी, इसको कहाँ रखा जाएगा? उनको रहने के लिए तो जगह चाहिए ही चाहिए। और फिर जो है खेती में तो भाई जो पेस्टिसाइड है और जो दवाओं का छिड़काव है, जो कुछ भी है, रासायनिक खादें हैं, वो तो डालनी पड़ेंगी। नहीं तो इतनी ज़्यादा आबादी है और इतनी सी ज़मीनें तो लिमिटेड है, कम होती जा रही हैं, तो फिर वहाँ पर तो ज़्यादा उपज पैदा करनी ही पड़ेगी। तो समस्या तो मूल रूप से निकल के यही आ रही है ना कि आबादी बहुत ज़्यादा है। यदि आबादी बहुत ज़्यादा है तो आबादी का नियंत्रण तो करना पड़ेगा। तो आबादी का नियंत्रण करने के लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए जो है हमें प्रयास तो करने पड़ेंगे, कोई नियम कायदे तो सख्त लाने पड़ेंगे। जब तक हम सख्त नियम कायदे नहीं लाएंगे बर्थ कंट्रोल के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, समस्या तो ऐसी बढ़ती रहेगी। क्योंकि ये तो समस्या तो दिनों दिन बढ़नी है ना, आबादी और बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो और ज़मीनों से जंगल काट करके वहाँ बिल्डिंगें बनानी पड़ेंगी, और जो है जल की ज़रूरत, पानी की ज़रूरत और ज़्यादा पड़ेगी। पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो बारिश तो कम हो रही है, क्योंकि जब जंगल नहीं रहेंगे, वर्षावन नहीं रहेंगे तो बारिश अपना कम होगी। और पेड़ पौधे, जंगल जो है, जो वर्षावन है, वो वाटर रिचार्जिंग भी तो करता है। तो वाटर रिचार्जिंग घटती जाएगी और बारिश भी घटती जाएगी। जंगल कम होते जाएंगे तो पानी की समस्या बहुत मुश्किल होने वाली है। पानी की अगला विश्व युद्ध जो है पानी के लिए होगा, ये तो यह बात तो हम लगातार सुनते आ रहे हैं। अब जो है जितना पानी है पूरी पृथ्वी पर 71% जो है
भूभाग में जो है पानी भरा हुआ है, और जितना पानी है हमारे पास में 3% से भी कम पानी पीने योग्य पानी है। यह भी आंकड़े जो है उपलब्ध हैं। और जितना पानी कुल पीने योग्य है, मीठा पानी है, जो कि हमारे मनुष्य के लिए, सर्वाइवल के लिए, अन्य जीव जंतु के लिए जो उपलब्ध है, उस उपलब्ध में से भी कुल 4% पानी भारत के लिए, भारत के पास है। कुल 4% पानी है। उस 4% पानी में 800 करोड़ में 142 करोड़ आबादी जो है उस 4% में गुजारा कर रही है। मतलब हमारे हिस्से में पानी कितना कम है। पानी का संघर्ष हम देखते भी आ रहे हैं। तो हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं कि हम जिसे विकास कह रहे हैं, बाद में जो है ये लड़ेंगे पानी के लिए हत्याएं हो जाएंगी। वो जो है लाखों की संख्या में लोग मार दिए जाएंगे पानी के लिए। जिसके पास पानी है वो उसकी जान जोखिम में पड़ जाएगी। उसको अपनी पानी की रक्षा करने के लिए उसको युद्ध करते रहना है। जब वो अपना पानी बचा पाएगा तभी वो सर्वाइव कर पाएगा, और दूसरे लोगों से भी युद्ध करना पड़ेगा क्योंकि उसका पानी छीनना चाहेंगे। हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस अंधी दौड़ में हैं? क्या हमें होश नहीं है कि हम कैसे बुद्धिमान लोग हैं? हमारी बुद्धिमानी पर तो प्रश्न चिन्ह लग ही जाता है। सीधा साधा यह जो है बात निकल के आती है कि हम बुद्धिमान कौम नहीं हैं। बुद्धिमान कौम ऐसा कर नहीं सकती। कैसे कर सकती है बुद्धिमान कौम ऐसा कि इतनी जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है और इसकी तरफ जो है कोई बराबर चिंता नहीं है, और ले देकर कोई बात हुई तो सरकार पे थोप दी जाती है। अरे भाई, ये तो सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रकृति से प्रेम सरकार थोड़ी ना करेगी, हमें भी करना पड़ेगा ना। आसपास का पेड़ सरकार काटती है ऐसा जरूरी थोड़ी, पेड़ तो हम काट देते हैं ना, और नदियों को प्रदूषित हम करते हैं ना। ऐसी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ जाओ, खूबसूरत जगह, प्राकृतिक जगहों में भी जाओ तो वहाँ पर जो है पॉलीथीन से जो है कूड़ा कचरा इतना ढेर लगा हुआ है। कूड़ों के ढेर में तब्दील होते जा रहे हैं जो भी पर्यटक स्थल हैं। नदी किनारे जो पिकनिक पॉइंट्स हैं वहाँ जाके देखिए, इतना कूड़ा मिलेगा, इतनी पॉलीथीन, इतनी बोतलें। कौन फेंक के जा रहा है? कोई चंद्रमा या मंगल ग्रह से कोई प्राणी आके वहाँ फेंक के जा रहे हैं? अरे हम ही लोग जो तथाकथित बुद्धिमान हैं, हम ही लोग तो फेंक रहे हैं ना। तो इसका अर्थ ये है कि हम लोग बुद्धिमान नहीं हैं। पहली बात तो ये स्वीकार करना चाहिए, हम लोग महामूर्ख हैं। और ये जिम्मेदारी सामूहिक है। तो कोई बोले कि मैं नहीं करता हूँ ये सब, तो मैं नहीं हूँ, तो भाई हमें तो यह ना बोल करके भाई मैं ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन तब भी मैं मूर्ख ही मानूंगा अपने आप को, क्योंकि मैं भी तो हूँ इन्हीं का भाई बंद, इन्हीं के बीच का एक हिस्सा हूँ। तो हम लोग पहली बात तो यह स्वीकार कर ले कि हम लोग महामूर्ख लोग हैं। हम बुद्धिमान तो हैं ही नहीं, और हमें जो है बुद्धिमान नहीं माना जाना चाहिए। इतिहास में हमको एक महामूर्ख कौम की तरह जो है लिपिबद्ध किया जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। हमें याद ही इस हिसाब से किया जाना चाहिए कि हम महामूर्ख लोग हैं। हमारे जो मैनेजमेंट है, जो सिस्टम है, जो हमने जो भी क्रिएट किए हुए हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, कानून, जो भी व्यवस्थाएं हमारी हैं, बहुत कमज़ोर व्यवस्थाएं हैं। और यह जो है इसकी आलोचना इतिहास करेगा, ये तो करेगा, तय बात है कि इतिहास जो है हमको महामूर्ख कौम की तरह ही याद करेगा। लेकिन हम मरने से पहले अपने आप को पहचान तो लें कि हम हैं कौन। अपने आप को पहचान लेना चाहिए ना। हम महामूर्ख हैं, हमें पहचानना पड़ेगा कि हम महामूर्ख लोग हैं, और महामूर्ख लोग हम लोग मरने वाले हैं, और बाद में हमें इसी तरीके से याद किया जाएगा। तो प्रकृति से प्रेम करना जब सीखेंगे, प्रकृति के साहचर्य में रहेंगे, उससे प्रेम करेंगे, उसको बचाएंगे, प्रकृति का संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे, तब जा कर के जो है यह सभ्यता बच सकती है। प्रकृति से प्रेम ही वह मार्ग है जो जीवन में आनंद भी लाएगा, सुकून भी लाएगा, और जो है इस सभ्यता को बचा भी सकता है। हमें बहुत सारे जो कदम हैं उठाने ही पड़ेंगे। संतति नियमन का जो कानून है, जनसंख्या नियंत्रण जो है, बर्थ कंट्रोल, वह तो बिल्कुल अनिवार्य रूप से और तुरंत आ जाना चाहिए। किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, और कोई किंतु परंतु कर रहा है तो उसकी बात का ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। और सामूहिक रूप से जो भी ऐसा व्यक्ति इसका विरोध कर रहा है, बर्थ कंट्रोल का, जनसंख्या नियंत्रण का, उसकी सामूहिक रूप से लगातार आलोचना होना चाहिए, प्रतिदिन आलोचना होनी चाहिए। उस व्यक्ति के लिए कोई एक सिंबल गढ़ा जाना चाहिए, उसके नाम के आगे या पीछे वह जरूर उच्चारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से उस सिंबल के द्वारा जो किया जाएगा, मतलब वो लगातार उसको उसकी प्रताड़ना होगी। उसकी प्रताड़ना तब तक होनी चाहिए जब तक उसकी अवधारणा न बदल जाए। इस प्रकार से एक सामाजिक दबाव तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो सोचेंगे नहीं ऐसा हो जाएगा, नहीं वैसा हो जाएगा, कैसे कानून में पास होगा। इस तरीके से काम नहीं चलने वाला है, करना ही पड़ेगा। और अब जैसे कोई प्लांटेशन हो रहा है कहीं पर, अब प्लांटेशन हो रहा है तो वहाँ प्लांटेशन को उजाड़ने के लिए कौन आ रहा है? वहाँ बोले वो गाय खा गई, भैंस खा गई। तो गाय और भैंस कहाँ, जापान से आई कि ये अमेरिका से आई? रात में प्लेन उतार दिए गए और वहाँ से गाय उतार दी गई कि इनका जो है प्लांटेशन चर जाओ। अरे वो प्लांटेशन जो है, हमारे बकरी, हमारी गाय, हमारे ही बैल चर रहे हैं,
और वही नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा ना। और जो छोटे छोटे पौधे जो है वो ठंड के दिनों में, मैं यहाँ पहाड़ों में रहता हूँ तो यहाँ देखता हूँ कि ठंड बहुत पड़ती है, तो लोग जो है छोटे छोटे पौधे भी काट लेते हैं। मध्य प्रदेश के जंगलों में भी रहा हूँ, बाकी सब जगह बहुत घुमा फिरा हूँ, सब जगह देखता हूँ कि छोटे छोटे पौधे काट दिए जाते हैं आग सेकने के लिए। अरे भाई, आज के ज़माने में जबकि हमें अच्छे अच्छे कंबल हैं, स्वेटर हैं, शॉल हैं, ये सब उपलब्ध है, तो आग क्यों जलानी चाहिए? गैस कनेक्शन उपलब्ध हैं तो आग क्यों जलानी चाहिए? अब कहते नहीं गैस कनेक्शन महंगा है जी। आप जो है मोबाइल का जितना खर्च करते हो वह आपको महंगा नहीं लगता है। एक परिवार में जो है 5-10 मोबाइल हैं, 2-2 सिमें हैं, और उसका खर्च देखा जाए तो 2-2 3-3 हज़ार रुपये अपना आता है। और 1,000 रुपये महीने या 800 रुपये महीने या 500 रुपये महीने की गैस जो महंगी पड़ जाती है। अब बिजली का कनेक्शन आपके यहाँ है, उसमें पानी गर्म करने की सुविधा है, तो फिर वो जो है जहाँ जंगल आसपास हैं, ऐसे इलाकों में, ऐसे गाँव में ये देखने में आता है कि वह लोग जो है आग जला लेते हैं वो पानी गर्म करने के लिए। तो यह तो हमारी आदतें ही गड़बड़ है ना। इससे ही साबित होता है कि हम लोग महामूर्ख हैं। हम जो है अपने तात्कालिक लाभों के लिए जो है दीर्घकालिक नुकसान कर लेते हैं। अब वही बात आती है कि सरकार जो है कूप कटाई करती है। यह बात भी मैं बार बार कहता हूँ, कूप कटाई का मतलब होता है कि 12 साल में एक बार जंगलों के मोटे मोटे पेड़ों को काट दिया जाता है, यह कहकर कि अब यहाँ जो स्पेस खाली होगा यहाँ पर दूसरे प्लांटेशन किए जाएंगे। अरे भाई, प्लांटेशन आज आप करोगे और वो बड़ा होगा, 15-20 साल लग जाएंगे, और यही 15-20 साल तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मनुष्य की सभ्यता जो है खतरे में पड़ी हुई है, कभी प्राकृतिक आपदा में मौत हो सकती है। और जिस पेड़ को आप काट रहे हो, नहीं काटोगे तो जिंदा है, वो ऑक्सीजन छोड़ रहा है, प्रकृति को बैलेंस कर रहा है, वर्षावन के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। और वह आप कुछ भी बोलो तब भी वो 100-200 साल जिएगा, आपसे बहुत ज़्यादा जिएगा। वह मोटा पेड़ भी बहुत ज़्यादा जिएगा और बहुत ज़्यादा काम करेगा। और जो आप प्लांटेशन कर रहे हो उसके सक्सेस होने की गारंटी क्या है? अभी आप जो प्लांटेशन कर रहे हैं 5% भी बामुश्किल जो है सक्सेस रेशियो है उसका। कागजों में क्या है उससे मतलब नहीं है, कागजों में तो होगा कि 80% सक्सेस है, 100% सक्सेस है। और लेकिन यह एक बच्चा अनपढ़ आदमी भी जानता है कि ये जब फर्जी बातें हैं, 5% भी सक्सेस रेशियो नहीं है। और जो 5-7% है, 8% जो सक्सेस रेशियो है, वह ऐसे प्लांट हैं जिसका प्लांटेशन नहीं होता तो बहुत अच्छा था। वर्षावन के सदस्य हैं ही नहीं, जो फॉरेन स्पीसीज हैं वह, और वह जो है एंटी मैग्नेट क्रिएट करती हैं, वर्षा को आमंत्रित नहीं करती, बादलों को एंटी मैग्नेट क्रिएट करके भगा देती हैं, क्योंकि उनको जो है ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम अपने आप को जो है बुद्धिमान कौम कहते हैं, समझदार कौम कहते हैं, और ये समझदार कौम जो है, इतने बड़े बड़े विभाग है, सरकार है, चिंतक है, जनता है, हम सब हैं, सब सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं हम लोग। कोई वो नहीं है जो अपना नेता खड़ा हुआ है वो हमारा चुना हुआ नेता है, वो हमारा प्रतिनिधि है, मतलब वो कोई मूर्खता कर रहा है तो हम ही मूर्खता कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा प्रतिनिधि है। तो वो जो है, इन सारे लोगों ने कौन कौन सी कैसी डिग्रियां ली हैं पता नहीं, इन लोगों ने कैसे सागौन के पेड़ को प्लांटेशन किया, कैसे यूकेलिप्टस को इतना प्लांट किया, कैसे चीड़ पाइन को पनपने दिया, इनके प्लांटेशन किए गए, इस पर पैसे खर्च किए गए, जो कि हमारे भविष्य को नष्ट करने वाले पेड़ हैं, जो कि दुनिया में सिर्फ 3% से कम पानी उसमें, उसका भी सिर्फ 4% हिस्सा है ना, उसका भी सिर्फ 4% हिस्सा पूरे भारत को उपलब्ध है। और वो जो है इतने कम पानी होने के बावजूद इस प्रकार के पेड़ों का प्लांटेशन किया गया, जो कि जो है वर्षावन के सदस्य नहीं हैं, जो कि वाटर रिचार्ज नहीं करते हैं, जो ज़मीनों को ख़राब कर देते हैं, उर्वरता को ख़राब कर देते हैं, वहाँ की ज़मीनें बंजर हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, जो जैव विविधता को नष्ट कर देते हैं। इतनी समझ नहीं थी कि जैव विविधता जो है सृष्टि के संचालन में बहुत ज़रूरी है। यदि ये जो चैन है, जैव विविधता की चैन है, ये चैन ध्वस्त हो जाती है तो सृष्टि में आपदाएं आ जाती हैं, प्रकृति में आपदाएं आ जाएंगी, भारी आपदाएं आ जाएंगी। क्या इतनी भी समझ नहीं रही है हमारे पूर्वजों के पास में, और इन लोगों के जब से हम आज़ाद हुए हैं और जो भी हमने किया है, तो सचमुच में हमें क्या मूर्ख सभ्यता के खिताब दिए जाने चाहिए? हमें जो है इतिहास इस तरीके से याद करे, हालांकि याद तो शायद इसी तरीके से ही करेगा, हमें महामूर्ख कौम की तरह ही याद किया जाएगा, महामूर्ख सभ्यता की तरह ही याद किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से विनाश हुआ है और जो मैनेजमेंट में जिस प्रकार से हम फेल हुए हैं वह समझदारीपूर्ण तो है ही नहीं। हमें महामूर्ख कौम का खिताब में दिया जाना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ कि मैं इस महामूर्ख कौम का सदस्य हूँ।
जो जिसने यह सब विनाश किया है, यह गंदगी फैलाई है, यह पॉल्यूशन फैलाया है, यह अस्त व्यस्त किया है, मैं इस महामूर्ख कौम का सदस्य हूँ और मैं इसमें बराबर का जिम्मेदार हूँ। तो आपको भी सोचना है और करना है कि इस बारे में क्या बेहतर किया जा सकता है, यह सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा। क्योंकि आप जो भी संपदा इकट्ठी कर रहे हैं, यह संपदा जो है किसी भी काम नहीं आने वाली है। यह संपदा जो है आप बच्चों के लिए जोड़ रहे हैं, इतना पैसा जोड़ रहे हैं, मतलब जो धन जोड़ रहे हैं, धन क्या है कि धन एक क्षमता है कि इस धन को कभी भी आप रोटी में तब्दील कर सकते हैं, मकान में तब्दील कर सकते हैं, संसाधनों में तब्दील कर सकते हैं, कपड़ों में तब्दील कर सकते हैं, दवाइयों में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन और इतना धन भी इकट्ठा कर लिया है लोगों ने कि जो कि 1000 साल भी काम आएगा, और जीने उम्र जो औसत उम्र जो 70 साल के आसपास में, और उस 70 साल की कोई गारंटी नहीं है। अब तो यह है कि साल 2 साल 3 साल निकल जाए बहुत बड़ी बात है। यदि हम 2-3 साल भी जी जाएं तो बहुत बड़ी बात है। हम बच्चों को बोलते हैं यह पढ़ो वह पढ़ो, अरे क्यों पढ़ा रहे हो भाई उनको? वो तो युवा होने ही वाले नहीं हैं, उसके पहले ही मर जाएंगे। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो युवा होने के पहले ही मर जाएंगे। आप उनको स्कूल में ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हो, किस काम आएगी उनकी स्कूलों की पढ़ाई जब वो जिंदा ही नहीं रहने वाले हैं? तो ये किस किस्म, और यह पढ़ाई तो साबित हो चुकी है ना कि यह पढ़ाई तो मूर्खतापूर्ण पढ़ाई है। इस पढ़ाई ने जो नतीजा दिया है वो दिख रहा है कि इस बुरी तरह से अव्यवस्था फैली है, और जो है पर्यावरण का इतना बुरा नुकसान हुआ है, प्रकृति का इतना बुरा असंतुलन पैदा हुआ है। मतलब ये शिक्षा पद्धति तो कहीं से भी समझदार शिक्षा पद्धति है ही नहीं, से सही शिक्षा पद्धति तो है ही नहीं। तो हमें तो पूरे पूरे ढांचागत समीक्षा करनी पड़ेगी। जितना भी हमारे समाज के ढांचे हैं, शिक्षा के ढांचे हैं, जो भी ढांचे हैं समाज के लिए, जितने भी ढांचे हमने क्रियान्वित किए हुए हैं, बनाए हुए हैं, उन सब की समीक्षा करनी पड़ेगी। वह दोषपूर्ण हैं, दोषपूर्ण हैं तभी तो यह सब हुआ है ना। और इतना होने के बावजूद भी हम गंभीर नहीं हैं। यह कितने मज़े की बात है कि यह गंभीर नहीं है। हम जो है अखबारों में बस कुछ लेख दे देते हैं, पर्यावरण दिवस पर कुछ कार्यक्रम कर लेते हैं, कुछ भाषण दे देते हैं, कुछ औपचारिकताएं निभा लेते हैं, शाम तक भूल जाते हैं, दूसरे दिन अपने वापस रूटीन में आ जाते हैं और वही काम करते हैं, वही उसी तरीके से जीवन जीते हैं जिस जीवन जीने से जो है पर्यावरण लगातार बिगड़ रहा है, पर्यावरण का असंतुलन जो है लगातार बढ़ रहा है, प्राकृतिक असंतुलन लगातार बढ़ रहा है। हम जो है विनाश की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, वही वही उसी सिस्टम में जा रहे हैं। तो ये जो है इसे औपचारिक कार्यक्रमों का अर्थ क्या है? 5 जून को जो है प्लांटेशन किया जाता है। अरे कितनी मूर्खता की बात है। भारत में जो है जब मानसून आता है उसके बाद में प्लांटेशन किया जाना चाहिए। तो 5 जून को औपचारिक प्लांटेशन किया जाता है, उसमें जो है 99% मर जाते हैं, 1% बचता है। तो ये क्या किसी समझदार कौम का लक्षण है? भाई विश्व पर्यावरण दिवस को कार्यक्रम कीजिए, चेतना जगाइए, चेतना जगाने का काम करना है और सबकी भूमिका है उसमें, सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उस दिन संकल्प ले लो कि भाई मानसून के समय में जो है मैं इतने पेड़ लगाऊंगा, और पेड़ लगाने से काम नहीं होता, पेड़ों को बड़ा करना है। बच्चे जैसे पैदा करके हम बड़ा बड़ा करते हैं ना, पैदा करके छोड़ दिया आपने आप बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कितनी सावधानी से बच्चे को संभालना पड़ता है, कितना प्यार से संभालना पड़ता है, उस प्यार और प्रेम के सहारे बच्चे को बड़ा करना पड़ता है। वैसे ही हम प्लांटेशन करें और उस प्लांटेशन को बड़े प्यार और प्रेम से बड़ा करें। नदियों से प्रेम करें, नदियों से प्रेम करेंगे तो उसमें हम गंदगी बहाएंगे? जो नदियों से प्रेम करता है वह उसमें गंदगी कैसे बहाएगा? मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। बोले ना हम नदियों की पूजा करते हैं, नदी को माँ कहते हैं, और माँ के ऊपर गंदगी डालाते हो, कैसे तुम नालायक बेटे हो? ऐसे नालायक बेटों से तो ऐसे बेटों का न होना अच्छा है ना। कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि कितना हमने नदियों को बिगाड़ दिया है। ये जो है अभी कोरोना काल आया, कोरोना काल में हमने देखा कि लोग घरों में बंद थे, प्रकृति अपने आप सुधरती चली गई, नदियाँ स्वच्छ हो गईं और जो है जंगल हरे भरे होने लगे, जहाँ तक हरियाली बढ़ने लगी, जीव जंतु खुश हो गए, सुंदरता प्रकृति की बढ़ गई। मतलब यह जो है मूर्ख और खतरनाक कौम यदि घरों में बंद हो गई तो प्रकृति बहुत खुश हो गई, प्रकृति अपने आप को संवारने लगी। प्रकृति को अपने आप को संवारना आता है, लेकिन हम जो है उसको संवारने का मौका ही नहीं देते। जरा सा अपने को संवारती उससे ज़्यादा हम उसे बिगाड़ देते हैं। नदियाँ अपने आप को स्वच्छ कर लेती हैं, हम उसे गंदा कर लेते हैं। अब जो है हमारे देश में पॉलीथिन्स बैन ही नहीं है। भाई पॉलीथीन्स की फैक्ट्री पे ही बैन होना चाहिए ना। प्लास्टिक की बोतलें बनना ही नहीं चाहिए। जो पानी की बोतलें नहीं बनेंगी। और जो है वो क्या बिस्किट मिलते हैं, वो चिप्स मिलती हैं, नमकीन मिलते हैं, मसाले मिलते हैं जो पॉलीथीन्स में,
ये पॉलीथीन बिल्कुल बैन कर दी जाए, ये फलानी वाली पॉलीथीन अलाउ है, ढिकानी वाली अलाउ नहीं है। ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई? सारी पॉलीथीन ही अलाउ नहीं, पॉलीथीन का प्रोडक्शन करने पर उसकी सारी संपत्ति जब्त करके उसको जो है सश्रम कारावास आजीवन दिया जाएगा। सीधी सीधी यह बात होनी चाहिए, इससे कम पे तो बात बनेगी ही नहीं। तो वह जो है पॉलीथीन्स बैन करो ना भाई, 100% बैन करो। अब उसके बाद कैसे चलेगी बात? देखो कितनी वो क्या इसके पहले दुनिया नहीं चलती थी? एक बात बताओ कि यदि जो है ये बोतलें पानी की बिकना बंद हो जाएंगी तो इससे रोजगार को नुकसान होगा? हाँ होगा, एक तरफ होगा और दूसरी तरफ उससे ज़्यादा रोजगार सृजित होंगे। फिर जो है छोटे छोटे प्लांट लगा करके लोग बैठेंगे और वहाँ पानी बोलेंगे कि आप अपनी स्टील की बोतल ले आओ, 1 लीटर हमसे रिफ़िल करके ले जाओ, 2 रुपया हमें दे देना। वो जो है 20 रुपये में बोतल मिलती है, 2 रुपये में मिलेगी। और वहाँ का लोकल बंदा जो है जगह जगह पर अपनी एक अपना वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट एक लगा के बैठा होगा और वहाँ जो है वो बोतल रिफ़िल करके दे रहा होगा। तो उससे तो 1000 गुना ज़्यादा रोजगार पैदा होंगे और जो है वो रोजगार मतलब जो है धन का वितरण भी सही तरीके से होगा। अब इससे जो है वो दूसरी मशीनें बनने, वो जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो उन फैक्ट्रियों को खूब फायदा होगा, वो तरह तरह के प्लांट बना करके बेचेंगी, फिर उधर उस तरफ से रोजगार हो जाएगा। रोजगार तो कहीं से जाता नहीं है, बस इधर से उधर डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन इस डाइवर्ट होने में जो है सुधार कितना बड़ा होगा। अब जो है तेल की बोतलें वाली अपना जो है आप बंद करेंगे, उसमें अपना सीधा सीधा कर दो भाई कि कुछ ऐसी किस्म की बोतलें बनाएं जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए हो और बाद में भी उनको काम आए, उसमें पानी रख सकें, कुछ और रख सकें, ऐसी बोतलें बनाई जाएं। और वो बोतलें जो है रिसाइकलेबल हों और उसके बाद उसमें बेचने का सिस्टम हो कि वह जो है अच्छी कॉस्ट पर बिके, कि मिनिमम जो है उसको लौटाने पर जो 10 रुपये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो है उसको वापसी के सिस्टम बनाया जाए कि वापस उसको लेना ही पड़ेगा। इस प्रकार से कुछ सिस्टम बनाए जाते हैं ना, बनाए जा सकते हैं। और प्लास्टिक के वाले सिस्टम में वही कुछ ऐसे बनाए जाए कि प्लास्टिक जो भी है वो वापस खरीदी जाएगी, वो किसी भी कंडीशन में उसको खरीदी जाएगी, अच्छे रेट में खरीदा जाएगा, अच्छे रेट में कलेक्शन करके सरकार वहाँ पे अपना जो है लॉस बियर करे ना, कि वह जो है आज कबाड़ी जो है उस पॉलीथीन्स को जो है 1 रुपये किलो में या 2 रुपये किलो में खरीद रहा है, तो सरकार वहाँ अपने सिस्टम बना ले, वो डिपार्टमेंट बने हुए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वगैरह, उन्हीं को ये काम सौंप दिया जाए कि भाई जो है वो उनके काम नाम तो कुछ समझ में आ नहीं रहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वो काम कर रहे हैं और जंगल कम होते जा रहे हैं, है ना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर महीने जो है जितनी तनख्वाहें ले रहा है और जितने खर्च फॉरेस्ट के ऊपर हो रहे हैं, नतीजा ये निकल रहा है कि उसके बाद में हर महीने जंगल माइनस होते जा रहे हैं, हर जंगल माइनस होते जा रहे हैं। सारे जो प्लांटेशन है सक्सेस रेशो कुछ भी 5% भी नहीं आ रहा है, गलत प्लांटेशन हो रहे हैं। मतलब काम क्या हो रहा है? तो उन्हीं को ही लगा दो इस काम में कि भाई ये जो है सारे पॉलीथीन्स होने चाहिए, इस प्रकार से खरीदो और ये करो। और जो है जहाँ पर भी कमी दिख रही है कि यहाँ कमी है तो उसके लिए जिम्मेदारी डाली जाए कि भाई आपका डिपार्टमेंट है, ये आपने काम ठीक से नहीं किया तो इसका पनिशमेंट आपको मिलेगा, आपकी सैलरी इतनी कट जाएगी, आपका इंक्रीमेंट कट जाएगा, आपको सामाजिक रूप से जो है आपकी आलोचना की जाएगी। कुछ ऐसे कड़े सिस्टम आने चाहिए। और कोई जानबूझकर बहुत ज़्यादा कर रहा है तो उसको बर्खास्त किया जाए। तो जब तक ऐसा नहीं करेंगे भाई, अब जो है टैक्स से आप जो है ये सब तनख्वाहें बांट रहे हैं, आम आदमी के टैक्स से ये सब चीज़ें दी जा रही हैं, तो उसमें जिम्मेदारियां भी तो प्रॉपर होनी चाहिए ना, 100% जिम्मेदारियां होनी चाहिए ना। और वो जिम्मेदारियों की समीक्षा भी प्रॉपर होनी चाहिए ना। और ठीक है, अब वो आम आदमी के लिए तो बड़े नियम कायदे हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा, ऐसा करोगे तो ऐसा, तो इनके लिए भी तो नियम कायदे होने चाहिए, इन पे भी तो सजाएं होनी चाहिए। और आम आदमियों के लिए भी सख्ती बढ़नी चाहिए। आम आदमी जहाँ गलत कर रहा है तो उस पर भी कुछ होना चाहिए। बीच में जो समझौते गोलमाल हो जाता है आपस में मिलजुल के, ये गोलमाल बंद करने पड़ेंगे। उसके लिए अवेयरनेस भी लानी पड़ेगी, सजाएं भी लानी पड़ेगी, हर तरफ से संभालना पड़ेगा। कोई भी छेद हमको छोड़ना नहीं पड़ेगा कि वो छेद जो है वो हम विनाश का ही छेद है। कोई भी छेद बचेगा तो हम विनाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो अब क्या पता मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि मैं भी एक महामूर्ख हूँ, एक महामूर्ख सभ्यता का सदस्य हूँ और बाकी सब मेरे भाई बंद हैं, जो भी दुनिया में रह रहे मेरे भाई बंद हैं। मैं महामूर्ख हूँ और बाकी सभी मेरे भाई बंद हैं। तो अब हम लोगों की समझ कितनी है, क्या है, अब ये धीरे से पता चलेगा। इस प्रकार की कड़वी बातें बोली हैं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और चूँकि अब शायद इसी लेवल की बातें समझ में आ सकती हैं तो अब ठीक है, क्या करूँ, हूँ तो मैं महामूर्ख ही। तो ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस है, उसकी आप लोगों को शुभकामनाएं। तो विश्व पर्यावरण दिवस को आप कैसा मनाते हैं, क्या करते हैं, पिछले सालों जैसा मनाते हैं, क्या करते हैं, देखने में आएगा, समझ में आएगा।
प्रकृति से प्रेम करना सीखें, प्रकृति से प्यार करें, प्रकृति का संरक्षण करें, प्रकृति का संवर्धन करें व्यवहारिक रूप से, सिर्फ बकवास में नहीं, बातों में नहीं। बकवास करते करते बहुत समय बीत चुका है, अब बकवास का समय नहीं है। व्यवहारिक धरातल पर हमें बदलना होगा, प्रकृति से प्रेम करना होगा, वननेस में आना पड़ेगा। प्रकृति के हम हिस्से हैं, हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम प्रकृति के मालिक नहीं हैं, यह हमें समझना होगा। आइए हम अपने आप को सुधारें, वास्तव में बुद्धिमानी की यात्रा पर निकलें और प्रकृति से प्रेम करें।